मेरे हालात का कोई किसी से ज़िक्र ना करे, मैं ज़िंदा हूँ, कोई भी शख्स मेरी फ़िक्र ना करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में केतु महादशा से जुड़े हुए अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, जो हमें भेजा है पुणे से सोनिया जी ने। उन्होंने अपनी आप बीती केतु महादशा के दौरान जिस तरह की अवास्तविक सिचुएशंस, अवास्तविक घटनाओं को उन्होंने फेस किया है, उसके बारे में बताया है। बहुत ही अनोखा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ उनका ये अनुभव है। आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में होगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो केतु महादशा से होकर या तो गुज़र रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें इस दशा से होकर गुज़रना है, क्योंकि ये भी एक कर्मा होता है। यदि पहले से आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी सोनिया जी, बताइए अपनी केतु महादशा के एक्सपीरियंस के बारे में। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम सोनिया है एंड मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। तो मेरी जो केतु महादशा है उसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी थोड़ा सा यूनिक लगता है। मैं थोड़ा बहुत पहले मर्क्यूरी महादशा के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ऐसे जॉली पर्सन और मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था ड्यूरिंग मर्क्यूरी महादशा। मेरा जॉब स्टेबल था, काफ़ी सब कुछ अच्छा था। I got married during Mercury Mahadasha. It was a love marriage. उसी महादशा में मुझे बेबीज भी हुए. I have twins, boy and a girl. Everything was like perfect. But इसका जब लास्ट फेज था मर्क्यूरी महादशा का, like Mercury Saturn, that time मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़े से क्लैशेस आने लगे. And believe me, मेरी केमिस्ट्री everything with my husband was perfect. बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. मतलब हमारा रिलेशन ऐसा था कि लोगों को थोड़ी सी जेलसी हो जाती थी, like बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था. But during the end phase of Mercury महादशा थोड़े से हमारे बीच में क्लैशेस शुरू होने लगे. And one day suddenly when he went to office, I got a news that he met with an accident. और उनकी जब मुझे पता चला दैट टाइम आई ऑलरेडी लॉस्ट हिम. तो तब से मेरा पीरियड काफ़ी डिफिकल्ट जो है शुरू हो चुका था. एंड तब मुझे ये सब कुछ पता नहीं था अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड एनीथिंग लाइक दैट. और मुझे कुछ इंटरेस्ट या बिलीव भी नहीं था. इनफैक्ट हम लोगों ने कभी ऐसे कुंडली मैच ये सब भी नहीं किया था बिकॉज इट वॉज अ लव मैरिज. एंड व्हेन आई लॉस्ट हिम, उसके बाद तो लाइक सभी मेरे बच्चे बस 1.5 साल के ही थे. एंड मुझे तब ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे आगे सर्वाइव करूंगी, हाउ विल आई फेस दिस वर्ल्ड. एंड काफ़ी कुछ होने लगा उसके बाद. और धीरे धीरे जो मेरे फ्रेंड्स जिनको मैं 11-12 साल से जानती थी, उनका भी बिहेवियर मेरी तरफ काफ़ी चेंज होने लगा. लाइक मुझे ऐसे बहुत ही अनवांटेड वाली फीलिंग आने लगी, क्योंकि मैं शायद इमोशनली उन लोगों पे डिपेंड होना चाहती थी कि सही से मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट मिल जाए. बट इनफैक्ट उसका सब ऑपोजिट ही हो रहा था. ऐसे मुझे लग रहा था कि लोग मुझे डिसोन कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं. और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी कि ऐसा क्यों हो रहा है. बस मुझे ये लगता था कि शायद लोगों का असली रंग तभी पता चलता है कि जब तुम अकेले होते हो या फिर यू लूज समथिंग एज प्रेशियस एज योर हस्बैंड. उसके बाद काफ़ी टाइम तो मैंने जॉब वॉब मेरा ज्वाइन नहीं किया था. आई वॉज होम ओनली, क्योंकि मैं उस कंडीशन में ही नहीं थी मैं बाहर जा सकूँ. ये मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी आई थिंक 26 मार्च 2019 में, एग्जैक्टली 1 year बिफोर माई केतु महादशा स्टार्टेड. और फिर उसके बाद मैंने नवंबर या दिसंबर तक मैंने ऑफिस फिर से रेज्यूम किया. बट मेरा मन नहीं लगता था काम में.
मुझे मतलब मैं जब भी किसी को देखती थी मुझे बस ऐसे ही लगता था कि ये मुझे जज कर रहा है या जज कर रही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस था वहाँ से उनके जो इंश्योरेंस की अमाउंट थी वो सब मुझे मिली एंड इट वाज अ लाइक अच्छा बिग इट वाज अ बिग अमाउंट। तो तब मैंने सोचा कि यू नो मैंने तब ऐसे सोचा कि मैं इस अमाउंट का आई विल सेव फॉर माय चिल्ड्रंस फ्यूचर। फिर जब मैंने जॉब रेज्यूम किया मैंने जॉब स्टार्ट कर दी बट मेरा मन नहीं लगता था और मैंने अचानक से ही विदाउट हैविंग एनी जॉब इन माय हैंड मैंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था ऑफिस में। और उसके बाद कोविड शुरू हो गया तो मैं घर पे ही थी उसके बाद, लेकिन फाइनेंशियली इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था मुझे बिकॉज मनी वाज देयर विद मी। फिर ऐसा होने लगा, फिर मेरी प्रॉपर केतु की महादशा स्टार्ट हो गई मई 2020 से। जब केतु की मेरी महादशा स्टार्ट हुई मेंटल स्ट्रेस तो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा था बिकॉज जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। बट उस वक्त ऐसा हो गया कि मैं घर के बाहर ही नहीं जा पाती थी और अगर मैं घर के बाहर सपोज चली भी जाती थी तो माय पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे थे मुझ पे कि अब यू शुडंट बी गोइंग आउट या फ्रेंड से नहीं मिलना चाहिए तुम्हें। तो ये सब मेरे साथ होने लगा था, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत आने लगा। और फिर मुझे एक कंपनी है व्हाइट हैट जूनियर जो उसी वक्त स्टार्ट हुआ था, इट वाज अ स्टार्टअप कंपनी। तो मैंने वहाँ पर जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे काफी अच्छा पैकेज भी मिला। तो मुझे लगा चलो अच्छा है कि वर्क फ्रॉम होम ही है एंड मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली एंड वो कंपनी काफी अच्छा पे कर रही थी मुझे। तो मैंने फिर सोचा कि जब सब कुछ सही जा रहा है तो आई शुड इन्वेस्ट इन बाइंग अ हाउस। वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस वक्त की। मैंने वो जो भी मुझे इंश्योरेंस अमाउंट या जो भी मिला था और मेरे पास जो गोल्ड था वो भी मैंने सेल कर दिया और वो सारा पैसा मैंने घर खरीदने में लगा दिया। जब मैंने वो घर की अमाउंट वगैरह सब बुकिंग कर दी तो उसके बाद मेरा जो लोन है वो काफी स्ट्रगल से सैंक्शन हुआ। लाइक मेरा लोन पहले सैंक्शन नहीं हो रहा था बिकॉज कोविड का टाइम था और काफी कुछ चीजें स्मूथ नहीं चलती थी। तो मेरा वो होम लोन काफी स्ट्रगल से सैंक्शन हुआ बट जब होम लोन सैंक्शन हुआ तो उसके बाद एक बिल्डर से कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग था डिसबर्समेंट के लिए। उस डॉक्यूमेंट के बिना लोन डिसबर्स नहीं हो सकता था एंड लोन सैंक्शन इज वैलिड ओनली फॉर 3 months। तो उनके पीछे हम काफी लगे थे बिल्डर के पीछे बट वो हो नहीं रहा था। और उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरी जो जॉब है वो कंपनी वाज गोइंग बैंकरप्ट। तो जिस दिन मेरा लोन सैंक्शन हुआ उसी दिन कंपनी से सेम डे इनफैक्ट द वेरी सेम डे कंपनी से नोटिस आया कि पीपल विल हैव टू लीव द जॉब। और आई वाज लाइक अब क्या करें कि मेरा लोन सैंक्शन हो चुका है एंड दिस एंड दैट। वो कवर अप करने के लिए मैंने अनदर 5 लाख का पर्सनल लोन लिया मेरे ऊपर और मैं चाह रही थी कि वो जो डिसबर्समेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्डर जल्द से जल्द दे दे ताकि मेरे सिविल में ये रिफ्लेक्ट ना हो, अदरवाइज मेरा लोन अमाउंट रिवाइज हो जाएगा। बट फॉर नो रीजन वो वहां से इतना डिले हुआ कि मेरा लोन जो है वो जो सैंक्शन लेटर है वो कैंसिल हो गया। अब मैंने बुकिंग अमाउंट तो ऑलरेडी दे दी थी बिल्डर को तो मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। आई वाज ऑन अ वेरी गुड पोजीशन बट तभी मुझे जॉब की इतनी जरूरत थी कि मैंने इमीडिएटली ओवरनाइट जॉब सर्चेस करना चालू किया और मुझे एक जॉब मिल भी गया, तुरंत ही जॉब मिल गया मुझे। बट उसका सैलरी जो है मेरे जो कंपनी था प्रीवियस कंपनी उससे काफी कम था
बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वो जॉब ले लिया। अब जब मैंने वो जॉब ले लिया, उसके बाद जो भी मेरा लोन अमाउंट है वो रिवाइज हो गया। तो मेरे पास जो ऊपर के पैसे थे 5-6 लाख रुपए, वो कम पड़ रहे थे। बट जिन्होंने मेरा लोन सैंक्शन किया वो मुझे एंड तक यही बोलते रहे, मैम आप टेंशन मत लो, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। और मैंने उनकी बातें मान ली। मुझे लगा वो सही में करवा देंगे, तो आई जस्ट वेंट विद दैट डील। उसके बाद जैसे मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं थी, तो एक बार मेरे फ्रेंड्स घर पे आए और उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि यू नो व्हाई डोंट यू मीट सम गाइस, तुम्हें थोड़ा बेटर लगेगा। तो ऐसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए मैंने एक डेटिंग ऐप ज्वाइन किया था। एंड डेटिंग ऐप पे आई जस्ट लाइक वन गाय, और वो लाइक 95% ही लुक्स लाइक माय हस्बैंड, एग्जैक्टली लाइक माय हस्बैंड। उसमें कोई भी फर्क नहीं था। और जब मैंने उसको देखा, आई मतलब मुझे ना पता ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे इतना इमोशनल पुल क्यों हो रहा है उसकी तरफ। बट मुझे तब ऐसे लग रहा था शायद बिकॉज ही लुक्स लाइक माय हस्बैंड इसलिए हो रहा है। दैट टाइम आई वाज इन माय केतु वीनस पीरियड। एंड वो बंदे से जब मैं मिली नहीं थी, उसके पहले ही मुझे बहुत डीप लेवल का अटैचमेंट हो चुका था उसके साथ। एंड आफ्टर 1 month ऑफ चैटिंग ऑनलाइन, हमने डिसाइड किया कि हम मिलते हैं। एंड जब हम मिले फर्स्ट टाइम, तभी भी वो इमोशनली इतना हैवी पीरियड था मेरे लिए कि मुझे ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज इट वाज एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा था माय हस्बैंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इनफैक्ट हिज वॉइस इज आल्सो सेम लाइक माय हस्बैंड। बट वो काफी टर्बुलेंट, बिकॉज उनको मेरी इंटेंसिटी से इतना शायद डर लगा या क्या लगा, तो वो हमेशा लाइक अवॉइड ही करते रहे मुझे। एवरी टाइम ही यूज्ड टू जस्ट अवॉइड मी। लेकिन मेरे माइंड से वो चीज या वो इंसान जाए आज तक नहीं गया है। और थोड़ा सा ना उसको मिलने के बाद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे बोलते हैं ना, वो होने लगा। मतलब मुझे तभी ये पता नहीं था कि टैरो कार्ड क्या होते हैं, मैंने कभी ये वर्ड्स भी नहीं सुने थे, या ट्विन फ्लेम क्या होता है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। बट वो इंटेंसिटी या वो फुल इतना मैग्नेटिक था कि आई हैड टू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट ऑन इंटरनेट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे। तब मुझे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स पता चले, जैसे ट्विन फ्लेम होता है या टैरो कार्ड्स होते हैं। एंड आप बोल सकते हो कि मुझे ना एक टाइप का ऐसे एडिक्शन हो गया था टैरो कार्ड से। आई यूज्ड टू कंटिन्यूसली स्टार्टेड टेकिंग टैरो रीडिंग। और लाइक एक टाइम पर ऐसा हो रहा था कि मैं एक दिन में 30 to 40 टैरो रीडिंग्स लेती थी फॉर नो रीजन। आई मस्ट हैव लॉस्ट more than 5 to 6 lakhs rupees just in astrology and tarot reading. और मैं चाहती थी कि ये सब मैं रोक दूं, बट फॉर सम रीजन मैं वो खुद को भी नहीं रोक पा रही थी, और वो टैरो रीडिंग से एस्ट्रोलॉजी से भी खुद को मैं रोक नहीं पाती थी। मेरा बार बार यही क्वेश्चन होता था कि व्हाई एम आई फीलिंग सच अ मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स दिस गाय, और यू नो क्या कनेक्शन है। यही बस यही क्वेश्चन होता था मेरा, और कोई क्वेश्चन नहीं होता था। और फिर उसके बाद ऐसे होने लगा कि मतलब मुझे ना ऑब्सेशन टाइप्स होने लगा उस इंसान से। मैं कभी कभी उनको ऐसे रोज नहीं, बट कभी कभी 2-3 महीने में ऐसे एक साथ कंटिन्यू कॉल लगा देती थी। मुझे याद भी नहीं रहता, 50-60 कॉल्स या 100 कॉल्स एक साथ चले जाते थे। उन्होंने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, बट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैं चाहती थी कि मैं से बिहेव ना करूं, बट ये हो नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद आई मेरे हेल्थ इश्यूज। मुझे जॉइंट पेन काफी होने लगा। माय हैंड, माय फीट, काफी ज्यादा ऐसे जॉइंट पेन होता था। बट मुझे पहले लग रहा था कि शायद मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, उस वजह से हो रहा है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट बाद बाद में वो चीज काफी सीवियर होने लगी मेरे साथ। एंड आई थिंक इट वाज इन केतु मून और जुपिटर एंड केतु मून में था शायद, मून या मार्स की बात है ये।
मैं डॉक्टर के पास गई और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। एंड पहले तो उन्होंने मुझे नॉर्मल मेडिसिन वगैरह दी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, and then I got to know कि I have a autoimmune condition known as Sjögren's syndrome, जो बहुत रेयर है। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, इट इज वेरी मच केतु रिलेटेड डिजीज, जो इस महादशा में काफी कॉमन है, जॉइंट्स एंड ब्लड रिलेटेड डिजीज। सो इट वाज एग्जैक्टली द सेम। और इसका कोई मतलब ये नहीं होता है, दिस इज लाइफ टाइम डिजीज, लाइक आपको मेडिसिन कंटिन्यू लेना ही पड़ता है। और फिर मेरे काफी पैसे उस मेडिसिन में भी जाने लगे। एंड देन आफ्टर दैट जो मेरे घर का था, जब वो घर के पोजेशन की बात आई, तो मेरे पास जो 6 लाख रुपीज डेफिसिट थे, वो मैं कवर अप नहीं कर पाई। और जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो लोन मेरा करवा देगी एडजस्ट, he stopped responding to my calls and messages. और मेरे पास से ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो ही नहीं पाया जिससे मैं वो 6 लाख रुपीज वहाँ भर सकूं, क्योंकि मैंने जितना भी मेरा अमाउंट जो भी मिला था वो सब कुछ वहीं पर लगा दिया था। आई डिडंट हैव एनीथिंग इन हैंड एक्स्ट्रा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो घर जो है वो सेल करना पड़ा। और मतलब मैंने जितने में लिया था, जितने पैसे या गोल्ड वोल्ड जो भी मैंने लगाया था, 2-3 साल जो मैंने ईएमआई भरा था, उससे भी मुझे काफी मतलब लॉस में सेल करना पड़ा वो घर। तो वो घर भी मुझे नहीं मिला। माई हेल्थ वॉज ऑल्सो फॉर अ टॉस। और जो उस बंदे की मैंने आपको जिसके बारे में बताया, वो ऐसे 24/7 कंटिन्यू मेरे माइंड में चलते ही रहता था। बट एक चीज उसके बारे में ये थी कि मुझे ना उन पर ऐसे कभी ट्रस्ट नहीं आता था। ऐसे हमेशा एक कुछ ऐसे ऐसे लगता था ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। कुछ तो ऐसे मिस्टीरियस चीज लगते रहती थी उसके बारे में। डाउट। हाँ, डाउट काफी लगते रहता था कि ये जेन्युइन नहीं है। ऐसे काफी डाउट लगते रहता था। बट सिर्फ मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा था उससे, कि मेरे सामने चीजें थी बट मैं देख नहीं पाई। क्योंकि हम जब भी कभी मिलते थे या बाहर जाते थे, मैंने उनको कभी ऐसे कार्ड से या गूगल पे से पे करते हुए नहीं देखा। उनको हमेशा मैंने कैश पेमेंट करते देखा था। तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ा इंट्यूटिवली लगता था कि समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस पर्सन, बट क्या रॉन्ग है ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनको काफी टाइम पूछा भी था कि आप मतलब कार्ड पेमेंट या ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा गूगल पे जो है वो बंद है, वो मेरे फर्म के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है। और मेरा नंबर जो गूगल पे पर है वो बंद हो चुका है। तो मैंने बोला ओके। मुझे मतलब फिर मैं कन्विंस हो गई कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। फिर बाद में वही हुआ कि फिर से आई लॉस्ट टच विथ हिम। उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था क्योंकि मैं कंटिन्यू उनको कॉल करते रहती थी। बट चीजें मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। फिर एक बार मैंने केतु जुपिटर में, इस अक्टूबर की बात है, मैंने उनको फिर से एक बार कॉल लगाया और तब मेरा नंबर अनब्लॉक था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसने मुझे फिर से अनब्लॉक कर दिया। एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम। तो मैंने बोला आई एम नॉट एबल टू लिव विदाउट यू एंड आई वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, लेट्स गिव इट वन मोर चांस। तो दैट टाइम उन्होंने मुझसे बहुत स्वीटली बात की, कहा कि हाँ, इवन आई एम नॉट एबल टू टेक यू ऑफ माई हेड, और हम कंटिन्यू करते हैं रिलेशनशिप। मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, बस तुम मुझे बार बार डायल करते रहती थी, वही एक इशू था। तो मैंने कहा ठीक है, अब से नहीं होगा वो। और फिर वी स्टार्टेड मीटिंग। व्हेन वी स्टार्टेड मीटिंग, उन्होंने मुझे दिवाली जब थी 31 अक्टूबर 2024, ही प्रपोज मी फॉर मैरिज। और मेरा तो लाइक आई वॉज ऑन क्लाउड 9, क्योंकि मुझे पहली बात बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। एंड ही प्रपोज मी फॉर मैरिज। तो तब तक मुझे ये पता चल चुका था कि मेरी केतु महादशा चल रही है, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी मैं। तो he told me कि we will get married. अब मैं ऐसे कनेक्ट कर रही थी कि जुपिटर इज अ गुड प्लैनेट, और
हस्बैंड का भी वो एक प्रतीक होता है, तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो आई एक्सेप्टेड द प्रपोजल और मैंने उनको कहा कि शादी जो भी है वो हम 2 साल बाद करते हैं, तब तक मेरा थोड़ा जो टाइम है वो भी सही हो जाए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैं सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मुझे इतने इतने पैसे लगेंगे। एंड मैंने अपने आप से ही उनको मतलब हेल्प करना शुरू कर दिया। मतलब वो जितना भी डिमांड करते थे, मैंने सामने से ही उनको फाइनेंशियल हेल्प करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा होने लगा कि मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डाउट आने लगा कि कुछ तो है, बट व्हाट वाज इट आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट कि क्या है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं एंड वी वेंट टू पंचतनी। जब हम पंचतनी जा रहे थे तो मैंने उनको कहा था कि यू कैरी योर आधार कार्ड बिकॉज वेयर वी स्टे इन द रिजॉर्ट हमें लगेगा वो। तो ही सेड यस। एंड जब हम ऑन द वे थे उन्होंने मुझे कहा आई फॉरगॉट टू कैरी माय आधार कार्ड बट आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी विद मी। आई वाज लाइक ओके चल जाएगा सॉफ्ट कॉपी भी। बट तभी भी मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। फिर जब हम वहाँ पंचगनी गए वी हैड अ गुड टाइम। वहाँ पर भी ऐसे ना थोड़ा डिस्कनेक्ट कुछ लग ही रहा था, इमोशनल फिजिकल सब तरीके से मुझे कुछ तो डिस्कनेक्शन फील हो रहा था। एंड और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मुझे बोलते थे कि थोड़ा सा फिशी लगता है ये बंदा, तुम इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो जस्ट बिकॉज ही लुक्स लाइक योर हस्बैंड, तुम कुछ ज्यादा ट्रस्ट कर रही हो। फिर ऐसे हुआ कि वन फाइन डे मेरे को ऐसे हो रहा था कि वो साथ में रह रहा था फिर भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया था। इट वॉज आफ्टर 6 years मैंने फर्स्ट टाइम गणेश जी के टेम्पल में गई। और मैं उनको पहले भी बहुत बहुत ज्यादा उन पर ही बिलीव करती थी, बट मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद छोड़ ही दिया था सब कुछ। आफ्टर 6 years मैं उस टेम्पल में फर्स्ट टाइम गई। और उसी दिन व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द टेम्पल मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आता है। उसने मुझे कहा मुझे उस बंदे का नंबर दो, लेट मी फाइंड आउट वो नंबर किसके नाम पर है। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने उनको वो नंबर दिया और he went to the Airtel gallery and he found out that the number was registered, किसी और ही इंसान के नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो मुझे मैं फिर भी अपने आप को ऐसे कन्विंस कर रही थी हो सकता है उसने नंबर शायद किसी और के नाम पर लिया हो। बट देन ही वाज लाइक इज देयर एनी अदर वे दैट यू कैन फाइंड आउट। मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो बस नंबर है। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि वेयर ही स्टेज। तो उसने बोला उन्होंने ही मुझे बोला कि जब तुम वहाँ रिजॉर्ट में गए थे तुमने कुछ डॉक्यूमेंट दिए होंगे ना, आस्क देम टू गिव दैट डॉक्यूमेंट टू यू। तो मैंने फिर वो रिजॉर्ट में कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि आई लॉस्ट माय डॉक्यूमेंट और मैं और मेरे हस्बैंड आपके रिजॉर्ट में आए थे, हमारा आधार कार्ड का कॉपी दिया था, कैन यू गिव मी दैट आधार कार्ड। तो उन्होंने जो आधार कार्ड का मुझे कॉपी सेंड किया मेरा और उस बंदे का, उस पर वही नाम था जो उसने मुझे बताया। तो मुझे थोड़ा ऐसे रिलीफ लगा कि शायद वो नंबर उसने किसी और के नाम पर दिया। बट उस आधार कार्ड पे उसका पुराना वाला नंबर था जो बंद हो चुका था। एंड व्हेन आई चेक दैट नंबर वो भी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड था और उसके गूगल पे पर भी वही नाम था जिस नाम से नंबर रजिस्टर्ड था। तो इट वॉज वेरी एविडेंट कि उसने उसकी आइडेंटिटी छुपाई थी मुझसे। ओवरऑल ये 5 साल में उसने उसकी कभी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की। उसने ये तक नहीं बताया था मुझे कि वो कहाँ रहता है। और आई वॉज लाइक इन टोटल शॉक एंड डिसबिलीफ। और जब मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की उन्होंने मतलब वो टॉपिक ही टाल दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कल मिलकर बात करता हूँ, परसों मिलकर बात करता हूँ। बट वो कभी सामने आकर उन्होंने ये चीज कभी कन्फ्रंट ही नहीं की। और जब मैंने काफी ये केतु महादशा के बारे में रिसर्च की और जो लोगों के एक्सपीरियंस सुने उसमें मैंने ये बहुत पर्टिकुलर सुना है कि people meet their karmic partners during Ketu Venus period, but
वो ऐसे ही होते हैं जो चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तुम्हें झूठ बोलते हैं। तो ये बहुत ही एक एविडेंट मतलब ये बहुत सच बात है कि उस टाइम पर जो भी आपको इंसान मिलता है वो भरोसे के लायक तो नहीं होता। बस मेरे केस में ऐसा हो गया कि लुक्स उनके इतने से हाँ, और मुझे एक चीज और होती थी, कंटिन्यूसली मुझे उसके ड्रीम्स आते थे, लाइक ही इज वेयरिंग माय हस्बैंड शर्ट या वो मेरे बच्चों के साथ खेल रहा है। ये ड्रीम्स मुझे कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द पीरियड आते थे। ऐसा कोई टाइम नहीं गया जब इफ ही इज नॉट वेल वो भी मुझे सपने में दिखता था कि ही इज नॉट वेल, जबकि मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं थी तब भी मुझे सपने में से दिखता था कि ही इज नॉट वेल या वो कुछ तकलीफ में है। बट ये जो पुल था ये सिर्फ मुझे ही हो रहा था, उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट वेरी रैंडम और नॉर्मल गर्ल फॉर हिम। और जो बोलते हैं कि आपके पैरों पर अटैक होता है ड्यूरिंग केतु महादशा, वो बिल्कुल सच है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू वॉक। मेरे फुट जो है वो काफी ज्यादा पेन करते हैं, नो मैटर मैं कौन सा मेडिसिन लूँ क्या लूँ, इट इज कॉन्स्टेंटली देयर। द मनी दैट आई गॉट व्हेन आई सोल्ड माय हाउस, वो पैसे भी ऐसी मतलब मेरे हॉस्पिटल्स में या मेरे बच्चों के पीछे व्हाटएवर और किसी को देने में, मतलब वो पैसे मेरे पास टिके भी नहीं, व्हाटएवर आई गॉट। सो अल्टीमेटली व्हाटएवर आई गॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। लाइक कॉन्स्टेंटली एक जो फियर या टेंशन होता है ना, आप कुछ खो दोगे, वो कंटिन्यूसली इट कीप्स रनिंग इन माय हेड।